व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर। तो और आज की वीडियो में हम कर रहे होंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू इफ एल्स लैडर है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन स्विच स्टेटमेंट की एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर हमें कोई कंपैरिजन रिलेटेड लॉजिक को यूज करना हो तो वहां पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। सो वेल, आज हम स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सो वेल, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो वेल, ये है स्विच स्टेटमेंट का बेसिक सिंटेक्स, राइट। तो स्विच स्टेटमेंट है क्या एक्चुअली में? सो वेल, दिस सिलेक्शन स्टेटमेंट सक्सेसिवली टेस्ट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स और कैरेक्टर कांस्टेंट्स। मींस जहां पे आप देख पा रहे हो स्विच ब्रैकेट में करके n दिया है, वहां पे हमारी कोई एक वैल्यू होगी, फिर उस वैल्यू को टेस्ट किया जाएगा डिफरेंट केसेस के साथ। क्या वो केस 1 है, केस 2 है, एंड सो ऑन। जहां पे केस 1 और 2 है वो हमारे इनपुट्स होते हैं। तो वहां पे या तो हमने कोई इंटीजर इनपुट किया होगा या फिर कोई कैरेक्टर कांस्टेंट, मीन जैसे केस ए, केस बी, केस सी। तो वेल, नंबर जो है उन्हें हमें कोटेशंस में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप कोई कैरेक्टर इनपुट करवा रहे हो तो उसे हम सिंगल कोट्स के अंदर डालते हैं, राइट। सो व्हेन अ मैच इज फाउंडेड द स्टेटमेंट एसोसिएट विद द कांस्टेंट आर एग्जीक्यूटेड, राइट। तो आप ध्यान से देख लो, जो बेसिक सिंटेक्स है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। केस 1 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n इक्वल्स टू 1 होगा। फिर ब्रेक स्टेटमेंट है। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है इसको भी मैं बता दूंगा आगे इसी वीडियो में। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रेक स्टेटमेंट वगैरह जो है ये सब जंप स्टेटमेंट्स में आती है। तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो है इसी जो सीरीज को अभी हम पढ़ रहे हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल्स में, तो वहां पे मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। सो वेल, चलते हैं कोड एडिटर में। वहां पे मैं प्रोग्राम एक सिंपल सा रन करके बताऊंगा और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। सो वेल, चलते हैं अपने कोड एडिटर में। सो वेल, हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखूंगा जिससे आपको स्विच स्टेटमेंट काफी आसानी से समझ आ जाएगी। तो प्रोग्राम कुछ इस तरह से है। हम क्या करेंगे, हम नंबर इनपुट करवाएंगे 1 से लेके 7 तक, और हर एक नंबर को हम एक मीनिंग दे देंगे। मीन्स अगर 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे, 3 है तो ट्यूसडे, 4 है तो वेडनेसडे और सो ऑन, ताकि जो नंबर हम इनपुट करवाएं उसका हमें रिजल्ट मिले। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर गलत इनपुट करता है यूजर तो उसे एक एरर मैसेज मिलेगा, राइट। तो उसे लिखना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं, तो इंट डे और सी आउट एंटर नंबर वीक डे फ्रॉम 1 to 7, राइट। न्यू लाइन एंड एंटर। तो सी इन करवाते हैं इसे, हमने डाल दिया डे, राइट। अब स्विच यहाँ पे आएगा डे और कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट। मीन्स यहाँ से जो है वो ब्लॉक स्टार्ट होता है स्विच का। और अगर ये नहीं करना चाहते हो तो मैं इसको थोड़ा नीचे रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई। यहाँ से हमारा स्विच स्टार्ट होता है, फिर आता है केस 1। 1 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो इनपुट है वो इंटीजर है और नंबर जो है हमारे 1 से लेके 7 तक है, तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर सपोज करो मैं ए बी सी डी लेता तो वो कुछ इस तरह से आता, ए ऐसे आता, मीन्स सिंगल कोट और फिर ए। लेकिन अभी मैं यूज कर रहा हूँ इंटीजर, इसलिए 1 लिख देता हूँ। सो वेल, इस पे सबसे पहला जो हमारा केस है, अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो हमारे पास संडे आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से शुरू करते हैं, सी आउट न्यू लाइन और यहाँ पे प्रिंट हो जाए द डे इज संडे और एस लिख देते हैं एंड दैट्स इट। नाउ यहाँ पे आएगी ब्रेक स्टेटमेंट एंड दैट्स इट। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने क्यों यूज करी उस पे एक डिटेल में प्रोग्राम बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ब्रेक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होती है स्विच स्टेटमेंट। अभी के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करी है मैंने ताकि प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको सिंटेक्स पता चल जाए कि स्विच को लिखते कैसे हैं। तो वेल, ये था हमारा केस 1। तो मैं क्या करता हूँ, इस सबको एज इट इज कॉपी करता हूँ और बाकी के 6 बार मैं पेस्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 1, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 7। संडे यहाँ पे आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सो वेल, ये तो हमारी 7 स्टेटमेंट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और डिफॉल्ट स्टेटमेंट मिलती है हमें। तो यहाँ पे वो चीज़ आएगी कि अगर यूज़र गलत चीज़ इनपुट करता है तो हमें उसे एक मैसेज प्रिंट करवा के देना है। तो इसको एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, राइट। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा यू एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट, या फिर लिख देता है रॉन्ग नंबर एंड दैट्स इट।
सेव कर देते हैं और यहाँ पे ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो वेल वो हमसे पूछ रहा है कि एंटर नंबर ऑफ वीक्स डेज, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज करो 4, तो द डे इज वेडनेसडे, राइट। अब क्या करते हैं, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं इसी पे ही, और इस बार मैं आउट ऑफ द कोई नंबर डालूंगा, 1 और 7 के अलावा कोई और नंबर डालूंगा। तो वेल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 8। सो वेल यू एक्चुअली स्पेलिंग गलत है, लेकिन यू एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर है, तो यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं हम। यू एंटर्ड आना था। सो वेल ये सेव करते हैं और प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो वेल ये होती है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स लैडर ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ केसेस होते हैं और एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट है। इफ एल्स लैडर में भी हमारे पास इफ होता है, एल्स इफ और एक एल्स पार्ट होता है, राइट। लेकिन दोनों जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में ज़्यादा बेटर रहते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमें कोई लॉजिक क्रिएट नहीं करना था कि इज़ ग्रेटर देन, इज़ लेस देन। हमें यहाँ पे सिर्फ यूज़र ने जो इनपुट दिया है उसको चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आउटपुट करवाना है। एक तरह से इक्वालिटी है। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा इजीली ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगी एज कम्पेयर टू एल्सिफ में भी हो जाएगा, एल्सिफ लैडर में भी हो जाएगा, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी और यहाँ पे इजी वे में हो जाता है। तो वेल इसी वे पे आप बहुत सारे प्रोग्राम लिख सकते हो। सपोज करो आपको एरिया निकालना है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो अगर यूजर फर्स्ट ऑप्शन आप किसी को दे दो, सेकंड किसी को दे दो, थर्ड किसी को दे दो, तो इस तरह से आप इजीली वो प्रोग्राम निकाल सकते हो, मींस उस पर्टिकुलर चीज से एरिया निकाल सकते हो। उसको भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर आगे, उस प्रोग्राम को भी मैं आगे करवा दूंगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम ना लगाएं तो क्या हो। अगर मान लो मैं ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाऊं, फॉर एग्जांपल सारे ब्रेक स्टेटमेंट मैं हटा देता हूं, जैसे ये मैं सारे ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हटा देता हूं एंड दैट्स इट। अब क्या करते हैं, ये जो प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देखना क्या रिजल्ट निकल के आएगा। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने नहीं लगाई है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो हमसे नॉर्मली पूछ रहा है वही कि नंबर इनपुट करो। मैं इनपुट कर रहा हूं संडे। सो वेल मैंने इनपुट संडे किया है, लेकिन प्रिंट सारे हो रहे हैं। तो माइट भी अब आप समझ गए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट करती क्या है। तो ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो स्किप हो जाता है। इन द सेंस जैसे ही जो हमने ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज कर रहे थे, पुराना जो मैंने अभी एडिट किया उसमें क्या हो रहा था, जैसे ही वो इनपुट होता था, जैसे मैंने अभी केस 1 इनपुट किया, संडे इनपुट किया, तो उसके नीचे यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट थी। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद द डे इज संडे, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ब्रेक हो जाती है, मीन्स उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो प्रोग्राम एंड हो जाता था। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज करो तो वो कंटिन्यूली सारी चीजें प्रिंट कर रहा है, मीन्स वहां पे प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा है, राइट। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्विच का। मैंडेटरी नहीं होता है, बट प्रॉब्लम ये आएगी जो मैंने आपको भी बताई है कि हमने इनपुट किया संडे, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे इवन तक की जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट थी वो भी एग्जीक्यूट होगी। हमें तो सिर्फ जो पर्टिकुलर डे है वो प्रिंट करवाना था, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज करो तो ये प्रॉब्लम आती है। तो सबको मैं दोबारा से उसी कंडीशन पे ले आता हूँ। दोबारा मैंने ब्रेक स्टेटमेंट कर दी कंट्रोल Z करके और सेव। इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए, और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार भी मैं इनपुट सेम रखता हूँ, संडे ही डालता हूँ 1, एक्चुअली वो ऊपर डल रहा है, यहाँ पे आना है 1 एंड एंटर। तो वेल अब हमारे पास सिर्फ वही चीज आ रही है जो हमें चाहिए, द डे इज संडे, राइट। क्योंकि यहाँ पे वो आया और ये पूरा का पूरा यहाँ से ब्रेक हो गया और आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट ये चला गया और रिटर्न 0 और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया, राइट। तो ये चीज करती है ब्रेक स्टेटमेंट। सो वेल इसके बेस पे एक और सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं जो मैं बता रहा था कि एरिया के ऊपर है। सपोज करो आपने 3 शेप्स लिए हैं, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। तो हमें क्या चाहिए, सर्कल का हमें रेडियस चाहिए, रेक्टेंगल की हमें साइड चाहिए और ट्राइंगल्स की भी हमें साइड ही चाहिए होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द यूजर हम पर्टिकुलर वे में उसे इनपुट करवा पाएंगे, मींस सर्कल का भी एरिया निकाल पाएंगे, रेक्टेंगल का भी, ट्राइंगल का भी। तो उसके बेस पे हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। तो आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो डोंट वरी, उसके ऊपर मैं एक और प्रोग्राम करूंगा जो कि स्पेसिफिकली ब्रेक स्टेटमेंट को ही बताता होगा कि अगर क्या हो हम ब्रेक स्टेटमेंट ना यूज करें। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में चला जाऊंगा।
सो वेल मैंने नई फाइल बना दी है और इस पे हम कैलकुलेट करेंगे एरियाज ऑफ डिफरेंट शेप्स जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो मीन्स हमें एक पर्टिकुलर एरिया निकालने के लिए किसी भी चीज़ का हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। जैसे सर्कल का रेडियस चाहिए, रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, ट्राइंगल के लिए उसकी साइड चाहिए होती है ABC। तो वेल मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करना शुरू करता हूँ। तो फ्लोट एरिया कॉमा रेडियस कॉमा लेन कॉमा ब्रेड्थ कॉमा A कॉमा B कॉमा C और फिर S, दैट्स इट। और साथ में मेरे को एक करेक्टर चाहिए, वो भी इंट का, तो CH ले लेते हैं यहाँ पे। सो अब सी आउट एरिया मेन्यू न्यू लाइन, सी आउट सर्कल न्यू लाइन, सी आउट सेकेंड रेक्टेंगल न्यू लाइन और सी आउट थर्ड आ गया हमारा ट्राइंगल और न्यू लाइन। और यहाँ पे सी आउट एंटर योर चॉइस और दे देते हैं ब्रैकेट में 1 2 3 और इसको थोड़ा न्यू लाइन में लाते हैं, मीन्स ऊपर से थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि अलग सा लगे ये, और इसके बाद भी न्यू लाइन और दैट्स इट। या फिर इसको न्यू लाइन ही देते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे एंड दैट्स इट। और अब हम इनपुट करवाते हैं सी इन जो कि हमारा करेक्टर। अब यहाँ से हमारा लॉजिक लिखना शुरू होता है। तो स्विच और इसके अंदर आएगा हमारा वो CH, राइट। तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, 1 2 3 और एक होगी जो कि है एग्जिट ऑफ, मीन्स अगर 1 2 3 के अलावा नहीं है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स हम एग्जिट कर जाएंगे, उसको ब्रेक कर जाएंगे, राइट। तो यहाँ से लिखना शुरू करता है केस, एक्चुअली कैपिटल्स में आ गया केस 1 में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इनपुट जो है वो इंटीजर है, तो हमारे पास जो हम इनपुट देंगे वो 1 2 3 देंगे। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि आप पे डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो, करेक्टर भी ले सकते हो, ABCD भी ले सकते हो, बट उसमें क्या होगा आपको ऐसे उसे डबल डॉट्स के अंदर, मीन आपको उसे ऐसे सिंगल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, एक करेक्टर कांस्टेंट जो होता है। तो यहाँ पे है 1 और कोलन फिर सी आउट एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, सी इन रेडियस एंटर किया और एरिया जो है वो इक्वल्स टू हो जाता है पाई आर स्क्वेयर होता है। तो 3.14 लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय रेड और मल्टीप्लाई बाय रेड। अभी आप पे डिपेंड करता है आपको यहाँ पे मैथ फंक्शन यूज़ करना है, मीन्स यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमें एक हेडर फाइल मिलती है math.h, उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पावर के लिए POW, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, पर आप पे डिपेंड करता है। सी आउट द एरिया ऑफ द सर्कल इज एरिया और फिर इसको डाल दो न्यू लाइन के अंदर या फिर यहीं डाल देते हैं, दैट्स इट। और मैंने आपको बताया कि ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो दैट्स इट, ये था हमारा पहला केस। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और ऑल्ट से करते हैं हम इसको। और इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ वरना आप कंफ्यूज्ड रहोगे इसके लिए भी। तो वेल केस 1 हो गया, नाउ आता है केस 2 और उसमें भी ये सारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें छोटी छोटी अमेंडमेंट्स ही करनी होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ टेंगल, तो सी इन लेन और सी इन ब्रेड्थ, तो एरिया होगा L/B, तो L मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पे एरिया हमारा आउटपुट हो जाएगा, मेरे को बस यहाँ से रेक्टेंगल कॉपी करना है और मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे दैट्स इट। और अब हमारे पास आता है केस 3 जहाँ पे हम निकालेंगे ट्राइंगल का। तो एरिया, उसके लिए हमें साइड्स एंटर करनी है, एंटर द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे सी इन होगा A B एंड C। तो जो एरिया निकालेंगे हम रेक्टेंगल का
उसका एक फॉर्मूला था अगर आपको याद हो। सो वेल एक्चुअली यहाँ पे ट्रायंगल आएगा ना कि रेक्टेंगल, तो मैं ये कर देता हूँ और कंट्रोल डी। सो वेल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता था जिसको हम बोलते थे हीरोन्स फॉर्मूला। आप नॉर्मली गूगल पे सर्च मारना, आपको मिल जाएगा। तो उसका एरिया निकालने का जो तरीका है वो है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और एस जो है वो इक्वल्स टू होता है उसकी साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एस। तो जैसे आप टॉप पे देख पा रहे हो मैंने एस भी ऑलरेडी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया एस। फिर जो इक्वल्स टू होता है वो है अंडर रूट। तो अंडर रूट के लिए हमारे पास फंक्शन है एस क्यू आर टी, और इसके अंदर आएगा एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, जो कि मल्टीप्लाई बाय है एस माइनस बी के, और जो कि मल्टीप्लाई बाय है एस माइनस सी के, राइट। बट मेक श्योर आप यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं वहाँ पे साइन भी शो कर दें, क्योंकि हमें तो पता अगर कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता। तो लाइक दिस वे आपको मल्टीप्लाई का साइन शो करना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स इट, ये थी हमारी लास्ट थर्ड कंडीशन, और इसके बाद आएगी एक डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट सी आउट रॉन्ग चॉइस, और इसको कर देते हैं हम ब्रेक, मीन्स यहाँ पे प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा। एंड सेव एज। सो वेल अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये प्रोग्राम रहा रन। सो वेल आप देख पा रहे हो हमसे वो पूछ रहे हैं कि एंटर द चॉइस। सो सपोज करो मेरे को डालना है 1, जो कि सर्कल का हम निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल तो मैं दे देता हूँ 4। तो द एरिया इज 50.24। अभी यहाँ पे हमें ये यूनिट नहीं शो कर रहा है, तो अभी के लिए सेंटीमीटर्स कंसीडर कर लो। लिखने को तो हम वो भी लिख सकते हैं, राइट। अब दोबारा से मैं यहीं पे दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो वेल यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमसे फिर पूछ रहा है। तो नाउ क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल का निकालते हैं। तो मेरे को लेंथ डाल देता हूँ मैं 5, और एक डाल देता हूँ 8। 8 5 40, जो कि सही है। और उसी तरह दोबारा से इसको एक बार रन करके देखते हैं फॉर ट्राइंगल। सो वेल यहाँ पे डाल देते हैं 3। तो द साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4, 3 एंड 2.5। क्योंकि हम डाल सकते हैं 2.5 क्योंकि हमने जो डेटा टाइप लिया है वो है फ्लोट। एंड एंटर। तो द ट्राइंगल इज, एक्चुअली में ये नहीं आना चाहिए क्योंकि ये आंसर गलत है। रीज़न मैं बताता हूँ। जब हम ऊपर प्रोग्राम लिख रहे थे तो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है। जो साइड्स है, साइड्स को हमने दिया है इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंस चेक करता है कि कौन सी चीज़ को किस तरह से प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। तो एक्चुअली में क्या होगा, वो पहले सी और उसको डिवाइड करेगा, फिर एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस इन C++। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमें पहले ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। इसको ब्रैकेट में डाल दो और इसको ब्रैकेट में डाल दो। तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको प्रेसिडेंस पहले दी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। तो अब सेव करते हैं इसको, और अब सेम प्रोग्राम को रन करता है, राइट। तो वेल यहाँ पे मैं डालूंगा 3 और साइड्स डालते हैं 4, 3 एंड 2.5 एंड एंटर। तो अब जो है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3.74531 एंड ये सही आंसर है। सो ये चीज़ का ध्यान रखना, प्रेसिडेंस मैंने पहले बताई है, सीरीज अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा। सो वेल ये था एक और प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट पे। आई होप आपको इस प्रोग्राम से और ज़्यादा क्लैरिटी हो गई होगी। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं स्विच वर्सेस इफ एल्स, अ मेजर डिफरेंस, ताकि आपको एक्चुअल में समझ आ जाए कि स्विच स्टेटमेंट का एक्चुअल यूज़ कहाँ किया जाएगा। क्योंकि हम ये पूरा प्रोग्राम इफ एल्स लैडर से भी लिख सकते थे, बट हमने स्विच इसलिए प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है कि अगर 1 डलता है तो क्या आना चाहिए, 2 डलता है तो क्या आना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे कि विच वन इज़ बेटर, आइदर स्विच और इफ एल्स लैडर। सो वेल अब देखते हैं कि स्विच और इफ के अंदर कौन सा बेटर है, मीन्स स्विच वर्सेस इफ। सो वेल सबसे पहला पॉइंट आता है, द स्विच स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम द इफ स्टेटमेंट्स इन दैट स्विच कैन ओनली टेस्ट फॉर इक्वालिटी, इफ कैन इवेल्युएट अ रिलेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि स्विच स्टेटमेंट जो वो ज़्यादातर जो बेटर काम करेगा वो इक्वालिटी के साथ काम करेगा, लेकिन जो इफ़ होगा वो हमारा जो हम लॉजिक से लगाते हैं
जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो लॉजिक्स होते हैं, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जितने भी हमारे लॉजिक्स हैं उसके साथ ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और अगर हम बात करें स्विच की तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा आपका इक्वालिटी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्विच स्टेटमेंट सिलेक्ट्स इट्स ब्रांच बाय टेस्टिंग द वैल्यू ऑफ सेम वेरिएबल अगेंस्ट अ सेट ऑफ कांस्टेंट। जैसे हम अभी कर चुके हैं कि हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल डालते हैं, वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है और उसके पर्टिकुलर केस में हमारी जो कंडीशन होती है वो इवेल्युएट होती है, राइट। और वेयर एज if else construction let you to use a series of expression that may involves unrelated variables and complex expression। वही हमारे complex expression जैसे कि less than or equal to, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल्स टू, ये जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं इनको टैकल करने में ज़्यादा हेल्प करती है। वेयर एज स्विच स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी कांस्टेंट के साथ, मींस मोस्टली इक्वालिटी के साथ। और थर्ड पॉइंट आता है द इफ एल्स इज मोर versatile of the two statement. For instance, if else can handle range where switch cannot. Each switch case label must be a single value. Means इफ एल्स ज़्यादा अच्छा काम करेगी अगर हम एक रेंज, जैसे कि हमने पीछे जैसे एक काम किया था जहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो हम इनपुट कर रहे हैं क्या वो एक स्मॉल केस है, अपर केस है, लोअर केस, तो उसके अंदर हमने इफ एल्स यूज़ किया तो वो एक रेंज बेस्ड था, क्योंकि हम रेंज चेक कर रहे थे कि 45 से लेके इतने तक, तो वो हमारे पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बीच में आएंगे। और वेयर एज जहाँ हम बात करें स्विच की, तो स्विच जो है वो सिंगल वैल्यू के साथ ज़्यादा काम करती है। आप पीछे देख सकते हो हमने सिंगल वैल्यू यूज़ करी है जो कि है कॉन्स्टेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, और उनको हमने एज अ ट्रीट किया था कि अगर 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे, और सो ऑन। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, द इफ एल्स स्टेटमेंट कैन हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट टेस्ट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग इंटीजर एंड character sets, whereas a switch statement cannot handle floating point tests. The case label of switch must be a integer, which include characters also. हमने देखा है कि if else जो है, if else स्टेटमेंट जो है वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट ले सकती है, जैसे कि 1.25, 1.52, 6.36, ये सारे होते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स। और वहीं अगर बात करें हम स्विच की तो वो एक सिंगल इंटीजर बेस या फिर करेक्टर ले सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 3 ए बी सी, तो ये सारे जो है वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं इन केस ऑफ हमारे स्विच स्टेटमेंट्स। मींस अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो या करेक्टर वैल्यू ले रहे हो तो मेक श्योर यू यूज अ स्विच स्टेटमेंट। और अगर आप फ्लोटिंग ले रहे हो तो उसमें हमारा इफ एल्स ज्यादा अच्छा काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, switch statement case label value must be constant, so if two or more variables are to be compared use if else। means अगर आपका सिर्फ constant है तो आप यूज करो अपना switch statement, राइट। मीन्स अगर कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे दिया है स्विच केस लेबल मस्ट बी अ कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5, कांस्टेंट भी नहीं, एक तरह से इंटीजर वैल्यू मींस अ करेक्टर वैल्यू। और अगर आपका जो वेरिएबल है वो एक से ज्यादा में कंपेयर किया गया कि a इज ग्रेटर देन b, इफ a प्लस b इज ग्रेटर देन, और एंड मल्टीपल जो एक्सप्रेशंस होती है हमारी कंपाउंड एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, अगर वो है वहां पे इफ एल्स ज्यादा अच्छी इवेल्युएट होगी। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास वो है द स्विच स्टेटमेंट इज मोर efficient choice in terms of code used in a situation that supports the nature of switch operation testing a value against a set of constants। वही बोल रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट है आपके पास तो वहां पे स्विच यूज करो। अब इसी चीज को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ जिसके थ्रू आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सिचुएशन ज्यादा बेटर होती है फॉर स्विच और इफ एल्स। सो वेल, अब एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी क्यों हमें स्विच को इस पर्टिकुलर कंडीशन पे यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे एल्स। सो इस कोड ब्लॉक को ध्यान से देखना। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे इफ विश इक्वल्स टू ए दिया है, राइट, जो कि लिखा गया पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट के अंदर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये ए दिया है, ये बी, ये सी, और सो ऑन। मीन्स ये एक सिर्फ एक एग्जांपल है कि इफ एक पर्टिकुलर वेरिएबल है जिसका नाम है विश इज इक्वल टू होता है ए, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ अगर विश जो है वो इक्वल्स टू होता है बी के, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर विश जो है वो होता है सी के, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और इनमें से अगर कुछ नहीं होता है तो हमारे पास फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, राइट। और इसी चीज को स्विच से लिखे जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। उसे हम इस तरह से लिखेंगे, ये लिखा गया स्विच से। तो विश जो कि एक पर्टिकुलर हमारा वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, राइट। तो उसी तरह
अगर यहाँ पे ए आता है तो ये वाला केस, बी होता है तो ये वाला केस, सी होता है तो ये वाला केस, और उसी तरह अगर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता है तो डिफॉल्ट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच को यूज करना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू इफ, क्योंकि ये इतना सफिशिएंट नहीं है इस वे में। यहाँ पे हमें कोई कंपैरिजन करना ही नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ इक्वालिटी चेक करनी है, राइट। तो इक्वालिटी के केस में स्विच ज्यादा अच्छा काम करेगा एज कंपेयर टू इफ के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इफ एल्स यूज करें और क्यों स्विच यूज करें, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं स्विच के ही केस में। सो वेल, जिस तरह हम इफ एल्स स्टेटमेंट को नेस्ट कर सकते हैं उसी तरह स्विच को भी हम नेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से? लाइक इफ स्टेटमेंट, अ स्विच स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी नेस्टेड, देयर कैन बी अ स्विच एज पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट सीक्वेंस ऑफ अनदर स्विच। फॉर इंस्टांस, ये कोड ले लो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारे पास एक पहली स्विच स्टेटमेंट है और उसके अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट है। तो ये जो है ये होगी हमारी नेस्टिंग, राइट। ये होगी हमारी नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट। अब इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये काम कैसे करता है। सो यहाँ पे केसेस जो है वो हमारे इंटीजर कैरेक्टर है, राइट। यहाँ पे केस 1 दिया है, 2 दिया है, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। तो सपोज करो यहाँ पे अगर ए की जगह मैंने डाल दिया 1, राइट, तो ये केस 1 के साथ मैच हो जाएगा। तो जब केस 1 के साथ मैच हो गया तो फिर हम स्विच के अंदर फर्दर चेक करेंगे कि अगर जो बी है वो मैच करता है केस 0 के तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना केस अगर 1 के एग्जीक्यूट होता है तो ये वाली। और इसी के अंदर भी हम डिफॉल्ट डाल सकते हैं, मीन्स इसी स्टेटमेंट के अंदर हम चाहें तो अपनी खुद की डिफॉल्ट डाल सकते हैं, बट डिपेंड करता है अगर ये केस 1 के साथ मैच होता है कि नहीं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अलावा वो ये है कि यहाँ देखना कि जैसे ये स्विच स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई है ये यहाँ पे एंड हो गई है, राइट, यहाँ पे एंड हो गई है जाके, और उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया। तो ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज किया ताकि ये केस जो है ये बंद हो जाए। ये चीज आपको होप क्लियर हो गई होगी कि हम ब्रेक क्यों यूज करते हैं, राइट। ब्रेक का यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट, कि अगर हम नहीं यूज करेंगे तो वो कंटिन्यूली उसको प्रिंट करता जाएगा। इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम करके बताया था आपको, बट डोंट वरी, एक और प्रोग्राम करके बता दूंगा जिससे आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। उसी प्रोग्राम को हम आगे इसी वीडियो में कर रहे होंगे जहां पे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं इन केस ऑफ स्विच, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है स्विच का। तो आई होप आपको ये याद रहेगी, राइट। तो नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट नो अबाउट स्विच स्टेटमेंट। अ स्विच स्टेटमेंट कैन ओनली वर्क फॉर इक्वालिटी। स्विच स्टेटमेंट जो है वो इक्वालिटी के लिए ही काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्विच स्टेटमेंट का। ये चीज याद रखना कि इक्वालिटी के लिए काम करेगी हमारी स्विच स्टेटमेंट। उसका मैं एग्जांपल बता चुका हूं आपको पीछे ही, कि अगर जो एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक लिखा गया था इफ के अंदर, उसको किस तरह से स्विच के अंदर लिखा जाएगा, राइट। नो टू केस लेबल इन द सेम स्विच कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज, बट in case of nested switch statement the case constant of the inner and the outer switch can contain common values। अब इसका क्या मतलब है? सपोज करो हम ऐसे लिखते हैं स्विच, और उसको हम यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे एंड हो जाता है, और इसके अंदर हमारे पास केसेस होते हैं, राइट। तो केस 1 और यहाँ पे लिख दिया केस 1, तो ये चीज नहीं हो सकती स्विच के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक चीज बताई गई है कि यही चीज हम कर सकते हैं नेस्टेड के अंदर। तो सपोज करो अगर आपने ये केस 1 लिया और केस 1 के अंदर ही एक और स्विच स्टेटमेंट है इसी तरह से कि स्विच हो गया और यहाँ पे बी डाल दिया और यहाँ पे केस 1, तो ये वैलिड है। बट जो प्रीवियस मैंने आपको बताया वो वैलिड नहीं है। यहाँ पे दिया है बट इन केस ऑफ नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट द केस कांस्टेंट ऑफ द इनर एंड आउटर स्विच कैन कंटेन्स कॉमन वैल्यू। तो मींस ये सेम हो सकते हैं नो डाउट, बट ये केस 1 यहाँ पे आप फिर से लिख दो, ये गलत है, ये नहीं हो सकता स्विच के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। केसेस जो है वो एक ही नेम से नहीं हो सकते, मींस केस 1 भी है, केस 1 भी है और केस 2 भी है, केस 2 भी है, दोनों की सेम नेम नहीं हो सकते। यहाँ पे दिया गया है नो टू केसेस लेबल्स
in the same switch statement can have identical values, but in case of nested switch statement the same constant of inner and outer switch can contains common values. तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इफ अ कैरेक्टर कांस्टेंट आर यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट दे आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू देयर इंटीजर। देयर तो अगर सपोज करो आपने कोई कैरेक्टर कांस्टेंट यूज किया है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली अपने एस्काई कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एस्काई कोड्स क्या होते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसी प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में, तो वहां पे आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट इज एस्काई कोड अगर आप सीक्वेंस में देख रहे हो। और फोर्थ पॉइंट है स्विच स्टेटमेंट इज मोर एफिशिएंट देन इफ इन अ सिचुएशन दैट सपोर्ट्स द नेचर ऑफ स्विच ऑपरेशन। तो इस चीज को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीछे हमने एक चीज कही, पीछे हमने एक इफ स्टेटमेंट जो था उसे स्विच में कन्वर्ट किया था। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो मोर एफिशिएंट होता है इन केस ऑफ सिचुएशन दैट सपोर्ट इक्वालिटी। तो वेल ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट स्विच स्टेटमेंट जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट चीज जो हम करेंगे वो है, मैं आपको एक बार फिर से ब्रेक बता देता हूँ कि ब्रेक की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ब्रेक कीवर्ड को हम क्यों यूज करते हैं स्विच में। उसके बेस पे हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ब्रेक की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और उसके अलावा एक और प्रोग्राम लिख रहे होंगे स्विच पे ही, क्रिएटिंग अ कैलकुलेटर, जो कि हमने इफ एल्स पे बनाया था उसी को अब हम स्विच पे बनाएंगे। सो लेट्स मूव टू आवर कोड एडिटर, वहां पे चलते हैं और प्रोग्राम लिखते हैं। सो वेल हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में और मैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने इसमें किया गया है। सो इंट आई इक्वल्स टू 0 और वेरिएबल्स ही डिक्लेयर कर रहा हूँ अभी तो, फिर ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू 0, फेल इक्वल्स टू 0। सो वेल वाइल लूप हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करवाना चाहता हूँ इसमें, तो अभी के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वाइल लूप हम आगे ही पढ़ रहे होंगे। सो 5 और यहाँ पे स्विच सो वेल स्विच स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे आएगा यू ए, एक्चुअली यहाँ पे आएगा ए इक्वल्स टू ए और फिर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं।
सो वेल प्रोग्राम भी मैंने लिख दिया कंप्लीट। अब इसको एक बार रन करते हैं। सो यहाँ पे गए। सो वेल आउटपुट तो आ गई है, बट थोड़ी सी गलती कर दी है मैंने, इक्वल्स नहीं लगाया है, उसको लगा लेता हूँ एक बार। यहाँ पे आएगा इक्वल्स, इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, बी के भी आगे लगा देता हूँ इक्वल, फेल के भी आगे लगा देता हूँ इक्वल, एंड दैट्स इट। सेव। अब रन करते हैं इसको। हाँ, तो अब आप नीचे देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो प्रिंट हुआ है। और अब मैं इसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या। ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 4, सी इक्वल्स टू 5 और फेल्स इक्वल्स टू 6, राइट। अब वापस जाते हैं अपने प्रोग्राम पे और उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो वेल, सबसे पहली चीज़, हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू जो है वो 0 है। तो जैसे आई जो है वो इक्वल्स टू 0 है, ए जो है वो इक्वल्स टू 0 है, बी जो है वो इक्वल्स टू 0 है, सी जो है वो इक्वल्स टू 0 है, और फिल जो है वो इक्वल्स टू 0 है, राइट। सभी की वैल्यू इस वक्त 0 है। सो वेल, यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने में। सो ये कर दिया यहाँ पे टेबल इंसर्ट, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, एंड दैट्स इट। सो वेल, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं आई, ए, बी, सी और फेल, राइट। सो वेल, ये ध्यान दे कि जो हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो वाइल के अंदर है। अभी तक हमने लूप्स पढ़े नहीं है, बट फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि वाइल लूप से होता क्या है। देखो, ये जो हमारे पास कंडीशन है ना, ये तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, मीन्स जब तक आई की वैल्यू 5 से बड़ी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है, मीन्स आई की वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 0 से लेके 5 तक, मीन्स 5 भी इंक्लूडेड है। अगर ये इक्वल्स टू ना होता तो तब 0 से लेके 4 तक जाती, बट इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेस देन और इक्वल टू तो 5 तक जाएगी, राइट। तो सबसे पहली चीज़, जब आई इक्वल्स टू 0 होगा तो इन सब में चेक किया जाएगा पूरे में कि कहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। देखो, 1 से लेके 5 तक तो होने से रही, तो हमारे पास बचती है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, राइट। तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी इन केस ऑफ 0। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, फेल इंक्रीमेंट हो रहा है एक स्टेप, राइट। तो यहाँ पे पहली बार आ जाएगा 1 जब आएगा हमारे पास 0। अब जब हमारे पास आएगा 1 तो 1 के सामने कुछ नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन ये चीज़ ध्यान दे कि इस पूरे केसेस में ब्रेक कहीं यूज ही नहीं होगा, ब्रेक कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। तो जब 1 की बारी आएगी तो वो 1 से लेके डिफॉल्ट तक सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, तो हम उस केस के बाहर नहीं जाएंगे, मीन्स हम उस प्रोग्राम को एंड नहीं कर रहे एक तरह से। तो केस 1 पे कुछ नहीं है, केस 2 पे ए इंक्रीमेंट होगा 1, थर्ड पे कुछ नहीं है, फोर्थ पे बी इंक्रीमेंट हो रहा है 1, 5 पे सी इंक्रीमेंट हो रहा है 1, और डिफॉल्ट इंक्रीमेंट हो रहा है एक बार फिर से। अब हम चेक करेंगे सेकंड को, क्योंकि जब एक बार फिर इंक्रीमेंट होगा तो वो 1 से 2 पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस प्लस है, ए एक स्टेप इंक्रीमेंट हुआ, थर्ड पे तो कुछ है नहीं, फोर्थ पे बी एक स्टेप इंक्रीमेंट हुआ, फिफ्थ पे भी एक स्टेप इंक्रीमेंट हुआ, और फेल भी एक स्टेप इंक्रीमेंट हुआ। सेकंड खत्म, थर्ड पे आए, थर्ड पे कुछ नहीं है, सो बी जो है वो एक स्टेप इंक्रीमेंट होगा, 5 भी एक स्टेप इंक्रीमेंट होगा, और ये भी एक स्टेप इंक्रीमेंट होगा। अब आए फोर्थ पे, फोर्थ पे बी एक स्टेप इंक्रीमेंट होगा, ये भी एक स्टेप इंक्रीमेंट होगा, और ये भी एक स्टेप इंक्रीमेंट होगा। फिफ्थ पे भी एक स्टेप इंक्रीमेंट, एक स्टेप इंक्रीमेंट और एक स्टेप इंक्रीमेंट, और इस तरह से इसके बाद ये सारा लूप खत्म हो जाएगा और हम आ जाएंगे बाहर और प्रोग्राम एंड, राइट। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, बी की आ गई हमारे पास 4, सी की आ गई हमारे पास 5, और फील्ड की आ गई हमारे पास 6। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास वही सारी वैल्यूज आ रही हैं जो कि हमें चाहिए। ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 4, सी इक्वल्स टू 5 और फील्ड इक्वल्स टू 6, दैट्स इट। अब क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को एक बार ब्रेक के साथ यूज करते हैं, वहां पे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सो ब्रेक, कॉपी, पेस्ट, 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 पेस्ट।
डिफॉल्ट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो लास्ट स्टेटमेंट सेव कर लिया। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ। तो वेल अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो हमारे पास a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 1 है, c इक्वल्स टू 1 है और फेल भी इक्वल्स टू 1 है। सो ये कैसे आया? सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ना पता चले आपको, क्योंकि इसको पता करना बहुत ईजी है। सो वेल इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सो वेल यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सब में ब्रेक है। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 एंड डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आया हमारे पास ब्रेक और ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, राइट। तो जब हमारे पास स्टार्टिंग में आएगा 0 इन केस ऑफ जब हम ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, तो पहले 1 से लेके 5 तक तो वैसे निगलेक्ट कर देंगे, राइट। और हम पहुंच जाएंगे सीधा डिफ़ॉल्ट पे और वही वैल्यू प्रिंट होगी फॉल्स इक्वल्स टू 1। बट जब हम आएंगे 1 पे दोबारा से, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है शो करने को, राइट। तो ये ब्रेक हो जाएगा और प्रोग्राम यहाँ पे एंड। फिर दोबारा हम लूप में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं शो करने को, तो ये यहाँ पे केस 1 खत्म हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे और फिर एक स्टेप इंक्रीमेंट होंगे, फिर सेकंड पे चेक किया जाएगा। तो सेकंड पे क्या है, इंक्रीमेंट है ए का। उसी तरह थर्ड पे कुछ नहीं है, फोर्थ पे इंक्रीमेंट है बी का, राइट। फिफ्थ पे क्या है, फिफ्थ पे इंक्रीमेंट है सी का। तो हर जगह यहाँ पे ब्रेक यूज हुआ है, यहाँ पे भी ब्रेक है, यहाँ पे भी ब्रेक है, यहाँ पे भी ब्रेक है और यहाँ पे भी ब्रेक है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 1 की बारी आई तो कुछ नहीं था, ब्रेक ने उसे बाहर ले आया। 2 की बारी में ए इंक्रीमेंट हुआ, बाहर आ गया। थर्ड के टाइम पे कुछ नहीं था, ब्रेक हुआ, बाहर आ गया। फोर्थ के टाइम में बी था, एक बार इंक्रीमेंट हुआ, बाहर आ गया। और इन केस ऑफ फिफ्थ एक बार सी इंक्रीमेंट एक बार हुआ और बाहर आ गया। सो वेल मीन्स हम वही केस की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है। और वहीं पे आप ऊपर देख लो यहाँ पे, वेल इसमें क्या हो रहा था, वो हर एक स्टेप में उसे इंक्रीमेंट कर रहा था क्योंकि ब्रेक जो था वो स्किप नहीं कर रहा था स्टेटमेंट। तो सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट का ये बेनिफिट होता है। तो आई होप आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी अबाउट ब्रेक। सो वेल लास्ट प्रोग्राम करते हैं, स्विच स्टेटमेंट पे ही हम कैलकुलेटर बनाएंगे एक नॉर्मल स्विच स्टेटमेंट को यूज करके। सो वेल इस सब को मैं बंद कर देता हूँ। सो वेल प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। सो फ्लोट ऑपरेटर 1 p2, एक्चुअली ये ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेंड, और ये रिजल्ट आ गया। करेक्टर कांस्टेंट ch और सी आउट, एंटर, 2 cin op1 op2 और फिर हम इनपुट करेंगे अपना कैरेक्टर और उससे पहले सी आउट, न्यू लाइन, सी आउट, एंटर एनी ऑपरेटर प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड कॉमा मॉडुलस, दैट्स इट। और सी इन सी एच सी आउट, न्यू लाइन, स्विच सी एच और यहाँ से लॉजिक बिगिन। सो केस 1 जो कि है हमारे पास प्लस का, रिजल्ट जो है वो इक्वल टू होगा, एक्चुअली यहाँ पे स्पेस आएगा, रिजल्ट इक्वल्स टू op1 प्लस op2 और ब्रेक स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केस माइनस रिजल्ट op1 माइनस op2 और यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे 1 आएगा। ब्रेक स्टेटमेंट को मैं ऑलरेडी कॉपी पे रखता हूँ क्योंकि बार बार हमें डालनी है। दैट्स इट। केस डिवाइड रिजल्ट equals to op1 divided by op2, that's it।
ब्रेक केस मल्टीप्लाई दैट्स इट। यहाँ पे आएगा रिजल्ट RES इक्वल्स टू OP1 मल्टीप्लाई बाय OP2 दैट्स इट। और ब्रेक। यहाँ पे एक चीज़ मुझे एरर है यहाँ पे, छोटा सा डिवाइड वाले में। वो एरर ये है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड की एक कंडीशन होती है कि जो OP2 है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर 1 डिवाइडेड बाई ज़ीरो होगा तो वो इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो इसको एक डिफरेंट वे में लिखते हैं। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इफ़ OP2 इज़ इक्वल्स टू 0, सॉरी एक इक्वल आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सी आउट एल्स पार्ट में लिख देते हैं हम एल्स हमारा रिजल्ट, राइट, दैट्स इट। एक लाइन थी तो ऑब्वियसली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, तो मेरे को नहीं लगता मेरे को ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है। सो स्पेस मल्टीप्लाई हो गया हमारा, और लास्ट बचता है मॉडुलस। सो केस मॉड में भी कंडीशन होती है इफ़ OP2 इज इक्वल्स टू 0 देन सी आउट ज़ीरो एरर एल्स आना चाहिए इंट R कॉमा Q is equals to OP2 minus OP2 divided by OP1. R is equal to OP2 minus Q multiply by OP1। और यहाँ पे आएगा हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा वो इक्वल्स टू होगा R के। दैट्स इट। ब्रेक स्टेटमेंट। और लास्ट स्टेटमेंट आती है हमारी, यहाँ पे इसको यहाँ ले आते हैं और इन पे थोड़ी सी चेंजेस करने वाली हैं। दैट्स इट। थोड़ी सी चेंजेस करनी है यहाँ पे मुझे, यहाँ पे दैट्स इट। इसको भी मैं अंदर डाल सकता हूँ ऐसे। दैट्स इट। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट बचती है अब लास्ट में। डिफ़ॉल्ट सी आउट न्यू लाइन रॉन्ग ऑपरेटर। ये हो गया, लॉजिक बन चुका है। और सी आउट द कैलकुलेशन
result is Harris new line and that's it. So well, प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है और ये रहा प्रोग्राम। तो एक एक करके एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ऑनलाइन 19 टर्मिनेटर नहीं लगाया यहाँ पे, दैट्स इट। और कोई एरर नहीं है, दैट्स इट, यही है एरर एक। सो दो नंबर, सिंपल से नंबर लेते हैं 5 और 5। ऑपरेटर प्लस ले लेते हैं, ऑब्वियसली 10 ही आएगा। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मॉडुलस का, कि मॉडुलस में क्या किया हमने, वो ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि बाकी तो आपको पता है कि किस तरह से काम करते हैं, राइट। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि किस वे में हम यूज़ कर रहे हैं इसको। देखो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट है, उसके अंदर मल्टीपल केसेस है और उस केसेस के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट दिया है। तो अगर प्लस करेगा तो ये वाला रिजल्ट आएगा, माइनस तो ये, डिवाइड तो ये। डिवाइड में भी एक कंडीशन यूज़ करी हमने कि अगर ऑपरेटर 2 जो है वो 0 होता है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आंसर इनफाइनाइट में चला जाता है, बिकॉज डिवाइडेड बाय सम एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ इनफाइनाइट, एल्स ये रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है नेस्टेड स्विच यूज़ करना ही है। जैसे मैंने देखो दो स्टेटमेंट का मिक्सचर यूज़ किया है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट है तो ईजी हो जाता काम। ज़रूरी नहीं है कि नेस्टिंग यूज़ करनी ही करनी है। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मॉड का क्या किया हमने यहाँ पे, राइट। तो मॉड को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। सो वेल, रिमाइंडर निकाल तो मैं ईजिली सकता था परसेंटेज साइन से, लेकिन इसके अंदर मैंने नॉर्मली फार्मूला यूज़ कर लिया है। तो रिमाइंडर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है डिविडेंट माइनस ब्रैकेट में डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, राइट। तो वेल, सबसे पहले हमें कोशेंट चाहिए, तो क्यू ले लिया मैंने। तो कोशेंट जो होता है वो इक्वल्स टू होता है डिविडेंट डिवाइडेड बाय डिवाइजर, राइट। कोशेंट निकल गया। और रिमाइंडर का फॉर्मूला होता है डिविडेंट माइनस ब्रैकेट में डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। तो कोशेंट यहाँ पे क्यू और डिवाइजर है हमारे पास OP1, तो हमारे पास रिमाइंडर निकल गया। लेकिन निकालने को तो आप परसेंटेज साइन से भी निकाल सकते थे, तो वो ज़्यादा ईजी है, जैसे आपको ठीक लगता है। मैंने इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। सो वेल, ये था हमारे पास प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। सो आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर मिली है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फ्यूचर में मैं और अमेजिंग ट्यूटोरियल्स लेके आता रहूँगा। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत अमेजिंग पोस्ट डालते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।